हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बार बार ये बात कही कि हुकूमत न सिर्फ अपनी ये मुद्दत पूरी करेगी बल्कि अगले 5 साल भी इन्हीं के होंगे और अपोजिशन को 2028 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और फवाद चौधरी साहब का ये बयान मेरे जहन से नहीं निकलता, जहाँ उन्होंने कहा था कि अगली बार हम हुकूमत बनाएंगे और इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत बना के दिखाएंगे। लेकिन अब हाल क्या है वो आपके सामने है। इस हुकूमत के लिए कौमी असम्बली से बिल मंजूर करवाना भी मुश्किल हो गया है और एक ऐसी अपोजिशन जो कि 3 साल में मुत्तहिद ना हो सकी, PDM के प्लेटफॉर्म का ऐलान किया, वहाँ से भी नहीं हो सके, लेकिन अब मुत्तहिद होकर इस हुकूमत के 2 बिल तो मंजूर होने से राह में रुकावट बनी ही, लेकिन फिर बात यहाँ तक नहीं रुकी और हुकूमत को ऐसे ही ख़तरे के पेश नज़र पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसका उन्होंने ऐलान किया था उसको मुलतवी करना पड़ा और वजह बने इत्तेहादी, अपने ही इत्तेहादी हुकूमत के, जो कि कई मौक़े पर हुकूमत के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आ रहे हैं। लेकिन अब लगता ये है कि 3 साल तक जो अपोजिशन को चोर डाकू कहकर उसके साथ न बैठने की बात करने वाली हुकूमत है वो अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लेती। जिस किस्म के बयानात MQM की तरफ से भी आए, उन्होंने कहा कि ये EVM है, इसके ऊपर हमसे ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि आंखें बंद करके किसी भी चीज़ की हिमायत कर देंगे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और अब ये इसका नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल तकरीर की थी, आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जिहादी जज्बे के साथ इस मुश्तरका इजलास में शिरकत करें। वो मुखातिब थे अपने अरकान से और अपने इत्तेहादियों से, लेकिन साफ इनकार सामने आया इत्तेहादियों की तरफ से। और ख़बरें अंदर की ये भी हैं कि ख़ुद हुकूमती अरकान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और उनको बहुत सारे इशूज़ हैं और हुकूमत कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी नंबर गेम के हवाले से इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। फिर दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इसके बाद ये बहाना बनाया गया कि इत्तेफाक राय पैदा करना है, कानून साजी चाहते हैं और स्पीकर अपोजिशन से मुशावरत करेंगे और इसके लिए ये इजलास मुलतवी किया गया है। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ने जिस अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने से इनकार किया था उसी अपोजिशन से स्पीकर को मुशावरत के लिए अब कह दिया गया है, तो क्या अब हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया है कि पार्लियामान की अहमियत क्या होती है। दूसरी तरफ 3 साल से तकसीम रहने वाली ये अपोजिशन जो खुद तो हुकूमत का बाल भी बीका नहीं कर सकी, बेशक जो भी ऐलानात ये करते रहे, अब हुकूमत की इन सारी नाकामियों न सिर्फ ये पार्लियामान के अंदर की बात है बल्कि उसके अलावा भी हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। वो डस्का इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हो, उसके अलावा महंगाई जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और एक और बहुत बड़ी बहस है TLP के साथ किया गया मुआहदा और क्या TTP के साथ मुज़ाकरात क्या होने जा रहे हैं। इस सब के दौरान अब अपनी इसको अपनी कामयाबी क्या अपोजिशन कराती है कि हुकूमत को जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा। आज जब हुकूमत हर तरफ से मुश्किलात में घिरी हुई है, ऐसे में अपोजिशन ने कौन सा कमाल कर दिया अगर उन्होंने 2 बिल रोक लिए, ये उन्हीं से पूछेंगे। और एक और यही खबर है आज की अपोजिशन के हवाले से कि उनके वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात की और उनसे कानून साजी में ताउन के लिए तहरीरी तफसीलात तलब कर ली। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन में कानून साजी पर कोई इत्तेफाक राय होगा या मामला पॉइंट स्कोरिंग तक ही रुका रहेगा। इस सारे मामले में बात करेंगे। हमारे साथ हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा साहब, पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, और MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आगाज़ हुकूमत से ही करना पड़ेगा। जमशेद चीमा साहब, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है, लेकिन बुनियादी और पहली बात यही है कि क्यों आपके इत्तेहादी भी आपसे खफा हो गए और इस हद तक कि आपको जॉइंट सेशन भी मुलतवी करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहादी कभी खफा नहीं होते और इत्तेहादियों को कभी ऐसा नहीं होता कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाए। वो तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं उनके, और वो आप कह लें कि कम्युनिकेशन गैप फीड किया जाता है, वो दूर किया जाता है, फिर वो चल पड़ते हैं। ये इत्तेहादियों का वो आप कह रहे लव एंड हेट का जो कैसे एक रिश्ता है वो चलता रहता है। ये हर पार्लियामेंट में यही होता है और हर दौर में यही होता है। इत्तेहादी या तो आपकी एक्सपीरियंस बहुत आप कह लें ओवरवेलमिंग हो, अदरवाइज अगर थिन एक्सपीरियंस तो यही होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ नई बात नहीं है। ये जब भी बजट पास होना होता है या जब भी कभी कानून साजी होनी होती है तो इत्तेहादी ऐसे ही करते हैं। लिहाजा इट्स एज यूजुअल मतलब गेम है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बाकी यह है कि इत्तेहादी हैं, वो वोट लेके आए हुए, उनके अपने वोट हैं, उनकी अहमियत है। हम डेफिनेटली उन्हें कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ चलेंगे। वो ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि ना चले। बाकी अब आप सवाल कर रही थी कि इसका अपोजिशन जो है,
अपोजिशन के क्या रोल होगा? अपोजिशन का रोल, ऑपोजिशन के रोल पे आते हैं चीमा साहब। मैं कंवर नवीद जमील साहब की तरफ जाऊंगी। कंवर साहब, क्या सिर्फ ये लव हेट ही है आप लोगों का कि आप लोग इस तरह की सूरत हाल में ब्लैकमेल करने के लिए हुकूमत को आ जाते हैं, या जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखें, असल में आपने बड़ा ही, जैसे कहते हैं, नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ब्लैकमेल वाला। तो लेकिन ये कि मैं हज़फ कर देती हूँ, मुझे चीमा साहब के जवाब से इस तरह का तासुर मिला। उन्होंने कहा जब भी कोई कानून साजी की बात होती है वो इत्तेहादी कहते रहते हैं इस तरह की बातें। हाँ, तो अब आप मेरी बात सुन लें ना। देखें, हमें इस पर रिजर्वेशन थी जो ये वोटिंग मशीन लेकर आए हैं। गो के इनके मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, हमारे जो बहादुराबाद में जो हमारा मरकज़ है, वहाँ तशरीफ़ लेकर आए थे, ये मशीन भी लेकर आए थे। तो हमारी टीम ने, मैं ख़ुद भी उसमें मौजूद था, काफ़ी सारे उनसे सवालात किए जिसके कुछ जवाबात उनकी जानिब पेंडिंग थे। और देखें, इलेक्शन तो अपोजिशन के लोग हों या गवर्नमेंट के हों या इत्तेहादी, सबका मकसद यही होता है कि इलेक्शन मुनसिफाना हो, इलेक्शन गैर जानिबदाराना हो। लेकिन बदकिस्मती से पिछले इलेक्शन में पिछले इलेक्शन पे काफ़ी सवालात थे, हमारे अपने भी थे, लेकिन जो कराची हैदराबाद के साथ या सिंध के शहरी इलाकों के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया था, तो हमारे पास ये वाहिद ऑप्शन था कि हम पीटीआई का साथ दें। तो हम उनके साथ गवर्नमेंट में शामिल हो गए, लेकिन हमने उनसे फिर यही बात की कि जो हमने सवालात उनसे किए तो उसमें से कुछ जवाबात उनकी जानिब पेंडिंग थे। और ये आपका जॉइंट सेशन से एक दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया था एमक्यूएम को। एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी उसमें मौजूद थे, अपने एमक्यूएम के डेलीगेशन की हिमायत कर रहे थे। तो एक दिन पहले वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर आ गए थे और हमने बता दिया। तो साथ साथ हमने ये उनको तजवीज़ भी दी थी कि ये चूँकि किसी पार्टी का, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों का और पाकिस्तान के तमाम लोगों का मसला है। तो आप इस पर अपोजिशन को भी एतमाद में लें और इसमें ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाएं। तो हम, खालिद मकबूल भाई ने ये बात बिल्कुल वाज़ा करके कह दी थी और ये भी कह दिया था कि इसके बगैर शायद तो हम इसको सपोर्ट न कर सकें। कता कलामी की माजरत, अगर पहले आगाह कर दिया था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बराह रास्त, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कल क्यों आप लोगों से अपील कर रहे थे कि जहाद समझकर जॉइंट सेशन में शिरकत करें और साथ दें, आप भी और हुकूमती अरकान भी? देखिए, वो तो चूंकि जर्नली एक बात और जो मीडिया होती है, लेकिन बहरहाल इसका जवाब तो आप को वज़ीर आज़म साहब ही मुनासिब तौर पे दे सकते हैं। लेकिन हमने जो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने वज़ीर आज़म साहब को बता भी दिए थे और हम आपको वही हकीकत पे मबनी जो एमक्यूएम का मौक़िफ़ था, जो कि ढका छुपा नहीं है। अली गौहर साहब, आप लोग ऑपोजिशन, खासकर आपकी नून लीग की अगर हम बात कर लें, 3 साल हुकूमत के गुजर चुके हैं और उसमें क्या कुछ नहीं हुआ वो सबके सामने है, लेकिन अब हर तरफ से घिरी हुई है हुकूमत। उसमें आप लोग इसको अपनी फतह तो कम अज़ कम नहीं करार दे सकते कि आप इनको टफ टाइम दे रहे हैं। ये तो हालात वाक़यात ही ऐसे हैं कि आप लोगों को मुत्तहिद होना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, आपका बड़े रेलिवेंट टॉपिक है आज का। ज़ाहिर है मुल्क में ये जो अभी जॉइंट सेशन जो है वो मुलतवी हुकूमत को करना पड़ा, और ना सिर्फ जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा बल्कि उससे एक दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर कि असम्बली में एक हुकूमती पार्टी की तरफ से बिल थे, उसमें उनको डिफीट हुई और उसमें अपोजिशन का नंबर ऑफ़ वोट ज़्यादा थे और हुकूमत के कम थे। अब देखें, जो तो आप सवाल ये कर रही थी मेरे दूसरे कोलीग्स के साथ कि ये जो मतलब अमेंडमेंट के बारे में और ये सारा कुछ मतलब है हुआ है। देखें, बात ये है कि ये वो मशीन है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। यूरोप की ये मिसाल देते हैं, वहाँ पर भी टोटल शायद आई थिंक 18 मुल्कों में ये सिस्टम आया था। 18 में से 10 के कितने के करीब मुल्क क्विट कर गए थे, ठीक है, उसको छोड़ दिया। जर्मनी ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बात यह है कि जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन नहीं होती। उस वक्त ये होता है कि एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पोलिटिकल पार्टीज, आप एक राय आमा
हमवार करते हैं कि वो डिसीजन, जैसे 2017 की जो अमेंडमेंट्स थी वो इत्तफाक राय से की गई थी, लेकिन इलेक्शन करवाना हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम नहीं है कि एक जादू का डिब्बा उठा के लाएं और बाकी लोगों को कायल करें कि भाई इस जादू के डिब्बे के जरिए इलेक्शन करवा दिए जाएं। बात यह है कि अगर आप इतने ही सिंसियर हैं तो आप उस पर इत्तफाक राय पैदा करें। अगर ये ऑन बोर्ड लेते अपोजिशन की पार्टीज को, अगर ये अपोजिशन की पार्टीज के साथ कोई बात करते, हाँ, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि इस ईवीएम मशीन के ऊपर, जैसे हम तो पहले ऑलरेडी इनके आरटीएस सिस्टम के डसे हुए हैं, तो अब हम ईवीएम मशीन के ज़रिए, मतलब है कि अगला वो जो आप बयानात बता रही थी ना कि इमरान वो फवाद चौधरी साहब का कि अगला टेन्योर भी हमारा होगा, मैं उनकी बात से किसी हद तक इत्तफाक करता हूँ। वो मैं इस हद तक करता हूं कि अगर इस तरह के जादू के डिब्बे, आरटीएस सिस्टम, ईवीएम अगर हमारे मुल्क में राज रहे तो फिर अगला नहीं, उससे अगला भी उनका आ सकता है। अच्छा। लेकिन ये ख्वाब, ये अलग बात है कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सेनेटर ससी साहिबा, अब आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट करते रहे ईवीएम के आइडिया को, लेकिन अब ये मामलात इस तरह के हैं कि आज अपोजिशन के वफ्द ने स्पीकर से जो मुलाकात की उसमें कानून साजी के हवाले से तहरीरी तफसीलात मांग ली हैं। तो इशू सिर्फ यही था कि एतमाद में नहीं लिया गया, बातचीत के जरिए मामलात हों, या फिर अभी भी आप लोगों का ईवीएम के ऊपर इख्तलाफ और ये जो इस्लाहात हुकूमत इंतखाबी सामने रख रही है उसके साथ इख्तलाफ मौजूद है? शुक्रिया आपसा। देखिए, ये शुरू से ही ये दुरुस्त था कि जो एक्ट बना था 17 वाला, उसमें भी सारी बैठी थी और सबने जो है उसमें अपना हिस्सा डाला, दी रिकमेंडेशंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन इस ईवीएम के हवाले से इसको अगर आइसोलेशन में भी देखें या अलग से जो रिफॉर्म्स के हवाले से जो मुख्तलिफ हुकूमत की तरफ से तजावीज़ या लेजिस्लेशन, पहले तो वो लेकर आया ऑर्डिनेंस और फिर उन्होंने देखा दाल नहीं गलने वाली, फिर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये जो डोमेन है इलेक्शन कमीशन का है, हाँ लेजिस्लेशन है, लेकिन उससे पूछना पड़ता है नेचुरली, क्यों कंडक्ट तो इलेक्शन कमीशन नहीं कराने, पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराने, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन कराएगी। अब बात यह है कि उससे 30+ जो आपने देखा कि शक्लें ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल मुतसादम थी, बिल्कुल भी। और ईवीएम के हवाले से पाकिस्तान अभी हम इर्तिकाई उसमें गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी जो बुनियादी तौर पर ही जो ग्राउंड पर जो आपकी प्री पोल रिगिंग एक होती है, फिर पोलिंग डे पर जो मामलात होते हैं, फिर पोस्ट पोल, उसमें वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी चीज़ें उसमें अभी आरटीएस से हम नहीं निकल सके हैं। उस पर जो रिपोर्ट्स आनी थी, खुद हमारी कमेटी ने जो फैसले किए थे उस पर ही कुछ नहीं हो सका, तो ईवीएम जो है पेचीदा करेगा मामलात को। अब बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है अपोजिशन का हम हिस्सा है, हम साथ मिलकर हमने बारहा कहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक आपको जो भी फेजेस हैं, जो भी पड़ाव हैं, उसके मुताबिक लेजिस्लेशन में जाना पड़ेगा। अब ये भी देखें, टीटीपी के हवाले से बात आएगी तो बात करेंगे, पार्लियामेंट में वो चीज़ नहीं आई, हमें टर्किश इंटरव्यू में पता चला कि बातचीत भी हो रही है। अब यह भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से ईवीएम एक चीज नहीं है, उससे साथ रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीजें हैं जिस पे हम भी बात करना चाहते हैं। लेकिन तरीकेकार होता है, रात बीच में आप सिर्फ बुलाकर एक सेशन उसमें धावा बोलकर ऐसा नहीं हो सकता। एक पाकिस्तान एक जैसे भी जमहूरियत है, लेकिन बहरहाल एक पार्लियामेंट है और लोग आए हैं मैंडेट लेकर, तो मेरे ख्याल में एक तरीकेकार को फॉलो जरूर करना होगा यहाँ। जमशेद चीमा साहब, अब आप लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले भी ये बात कही कि वो क्या प्रेसिडेंट सेट होगा कि अगर वो ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिला लेते हैं। अब तक हम ये रिवायत देखते आ रहे हैं कि किसी चीज़ पे इनके साथ नहीं बैठना। फिर दूसरी तरफ से ऑपोजिशन भी इस तरह का ही रद्द-ए-अमल कम अज़ कम ईवीएम के ऊपर तो दे चुकी थी, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन क्या ये रियलाइजेशन आज आप लोगों को हुई है कि इस तरह के मामलात में कानून साजी के लिए सबको मुशावरत करके एक पेज पे रख के चलना पड़ता है, और अब ये किया भी जा रहा है, स्पीकर साहब रब्ता कर रहे हैं और ऑपोजिशन सुन भी रही है और उसमें हिस्सा ले रही है, पार्लिमानी जो तरीकाकार होता है उसमें? देखें, हमने तो आप कह लें कि फ्रॉम डे फर्स्ट इमरान खान साहब जब असम्बली में गए तो जो कुछ मतलब शायद पाकिस्तान की तारीख में वाहिद एक वज़ीर-ए-आज़म है जिसको स्पीच नहीं पहले दिन करने दी गई। ये कभी भी ऐसा, मतलब यहाँ पे इस मुल्क में बड़े बड़े डमी वज़ीर-ए-आज़म आए, इस मुल्क में जिनकी कोई हैसियत नहीं थी वो आए, बड़े बड़े नालायक वज़ीर-ए-आज़म आए, लेकिन आप कह लें कि बड़े थोड़े वोट लेके आए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ
एक पॉपुलर वज़ीर आज़म जो इलेक्ट होकर आया हो, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, उसे स्पीच ना करने दी जाए। तो ये नहीं है कि हमारे किसी एक्ट की वजह से वो नाराज हुए हैं हमसे। बेसिकली आप कह लें कि ये एक जिसे कहते हैं ना जद्दी पुश्ती और एक अपनी जायदाद समझना, जागीर समझना, पाकिस्तान के अवाम को अपने एक एसेट समझते हैं, ये जागीर समझ जाते हैं। सो नवाज शरीफ और जरदारी खानदान या नवाज शरीफ और दूसरे खानदान इससे बाहर मतलब उनको हजम नहीं हुई बात, डाइजेस्ट नहीं हुई। तो फ्रॉम डे दैट, और उसके बाद जब भी हमने निगोशिएट किया है या पहले मुज़ाकरात किया, तो यही है जी कि जो पहले साबिक़ वज़ीर आज़म है या साबिक़ पार्टी सदर है या खानदान है, उनके खिलाफ नैब क्यों काम करे, कानून उनके खिलाफ क्यों हो, वो तो जो बोल दे वो कानून है। लिहाजा वो आप कह लें कि मैंडेट का मतलब करप्शन का मैंडेट है। मैंडेट का मतलब है कि जो कुछ भी आप कर लें आपको जायज़ है और जो आप हुक्म दें वो माना जाए कोर्ट में। लिहाजा कभी भी आप कह लें कि कोई गलत फहमी या कोई लैक ऑफ निगोशिएशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने हमें सपोर्ट ना किया। और वो एक ही बात मांगते हैं, एनआरओ जिसे कहते हैं, और एनआरओ के लफ्ज़ चिढ़ते बढ़ाएंगे, एनआरओ ही मांगते हैं। तो मैं समझना वज़ीर आज़म हाथ मिलाएं शहबाज शरीफ साहब से या ना मिलाएं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम इनके किए हुए गुनाह माफ़ कर दें, इनकी की हुई करप्शन माफ़ कर दें, जो कोई लंदन में सारा लीगलाइज कर दें, जो कुछ मतलब दुबई में वो लीगलाइज कर दें, इनको नला तुला के बिल्कुल जनरल मुशर्रफ जैसा एनआरओ दें। और फिर आप कह लें कि इनको जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ रेफरेंस किए वो भी फारिग कर दें। जो जरदारी साहब इनको कहते रहे वो भी कहें कि जनाब जरदारी साहब ने गलत कहा, जो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा वो भी हम लीगलाइज कर दें, तो फिर छोटी मोटी तो बात हो सकती है। इससे नीचे कोई बात इनसे नहीं हो सकती। तो अब जब आप कह लें कि आपने मेरिट से आना ही नहीं है, आपने मैंडेट का रोल ही नहीं प्ले करना है, आपको अपोजिशन लीडर हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आपका 1 करोड़ वोट दिया लोगों ने जी। तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके लिए उनकी जिंदगी में कोई आसानी पैदा करना, फिर आप जमहूरियत वाले हैं, जमहूरियत तो ट्रांसपेरेंट होती है, जमहूरियत में इलेक्शन जो है इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होता है, तो वहाँ पर अपना रोल प्ले करें। 1970 से लेके आज तक जितने इलेक्शन हुए सारों पे करप्शन, सारों पे धांधली के दाग हैं। जब सारों पे दामले के दागे तो उसको हुकूमत फेस करें। सही, ठीक है। लेकिन एक ऐसे वक्त में मैं आती हूँ आपके तरफ दोबारा भी चीमा साहब, और इस बात का जो आपने दीगर बातें की उसका अली गौर साहब से जवाब भी लूंगी। ऐसे वक्त में जब डस्का इलेक्शन के ऊपर इतनी बड़ी रिपोर्ट आप लोगों के बारे में मौजूद है, उस दौरान मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि इंतखाबी इस्लाहात की बात आप लोग कैसे कर रहे हैं जब तक उससे क्लियर ना हो जाए। खुद कंवर नवीद साहब, आप लोगों से ये भी जानना है, जो इससे पहले खालिद मकबूल साहब इजहार कर चुके हैं इस बात का कि जो मुल्क में हालात पैदा हो गए हैं, आप पीटीआई के इत्तेहाद में हैं, तो जो इंतखाबी वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे और हमारे लिए मुश्किलात बन रही हैं अपने हलकों में। तो ये कितना संजीदा मसला है आपका, और क्या इससे आप लोगों ने हुकूमत को आगाह किया है, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को? देखिए, अभी तो आप इस अपना वोटिंग मशीन की बात कर रही थी, तो इसके लिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि जब ये शिबली फराज साहब ये वोटिंग मशीन लेकर और एमक्यूएम को ब्रीफ करने के लिए तशरीफ़ लेकर आए थे, तो हमने उसी वक्त उनको काफ़ी सारी इसके हवाले से बात की थी, उनके पास कोई कुछ सवालों के जवाब नहीं थे। और फिर ये आपका सेशन से पहले जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इत्तेहादियों को बुलाया था, तो उस वक्त खालिद मकबूल भाई की क़यादत में एमक्यूएम का डेलीगेशन गया था, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने अदम एतमाद का इजहार कर भी दिया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह भी कर दिया था कि इसकी कानून साजी में हम आपको सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो कंवर साहब, आप लोगों को ईवीएम के अलावा इस हुकूमत से कोई और मसला नहीं है? देखिए, हमारे तो 50 मसले ना, लेकिन आप इस जरा से प्रोग्राम मैं अपना टॉपिक चेंज कर लेती मैं अपना टॉपिक चेंज कर लेती हूँ। कंवर साहब, आपके पास मुकम्मल वक्त है, आप जिक्र करना चाहें कि इस वक्त आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आपको कोई और मसला दरपेश है? देखिए 2 तरह के मसाइल हैं। एक जो आवाम के मसाइल हैं वो भी हमारे मसाइल हैं। बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, तो ये तमाम हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से ही कह सकते हैं, हम इसके बारे में उनसे कहते रहते हैं। और दूसरा जो अभी इन्होंने अपना बातचीत शुरू की टीएलपी से, और ये दूसरा जो ग्रुप है, तो हमने उस पर कहा कि एमक्यूएम के जो ऑफिसेज हैं वो 2016 से बंद हैं। एमक्यूएम के लोग अब भी मिसिंग हैं, अपने एमक्यूएम के लोगों पर अब भी जाली और बेबुनियाद वो बने हुए। जब आप रिव्यू कर ही रहे हैं तो आप इनको भी देख लें। ये बात हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी कही, और जो एक और मीटिंग थी जिसमें लॉ एनफोर्सेस के लोग भी थे उनको भी कही, और ये बात हम मीडिया पर भी कहते रहते हैं। तो
तो ये तमाम रिजर्वेशन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। जिन चीज़ों पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेहतर है, वह हम उनको सपोर्ट भी कर देते हैं, और जहां समझते हैं कि कोई उनका इक़दाम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए या पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है, हम उन्हें आगाह भी कर देते हैं। और अगर हमें उससे उस वक्त कोई स्टैंड लेना होता है तो हम स्टैंड ले भी लेते हैं। अच्छा, और ये जो एक अब आखिरी सवाल ये आपसे कि ये जो आप लोगों ने टीटीपी के हवाले से ये जो मामला सामने रखे कि आप लोगों की जमात के ऊपर जो पाबंदी है, उस पर कोई रिस्पांस अभी तक आप लोगों को मिला है? देखिए, इस पर ये तो हम आज से नहीं 3 साल से ये बातें कर रहे हैं, और दोनों तरफ ही करते हैं, गवर्नमेंट से भी करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी करते हैं, और हर तरफ से जवाब हमें पॉजिटिव मिलता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। चूंकि अब हमारा ये मसला चूंकि अभी मौजूद है और हल नहीं हुआ है, तो जब भी रेलेवेंट मौका होता है तो हम उसका जिक्र जरूर करते हैं। इस दफा भी चूंकि यही बात चल रही थी तो MQM ने, खालिद मकबूल भाई ने ये जिक्र भी कर दिया, ये इस बार भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कवि नवीद जमील साहब। हमें बताया गया कि आपको जल्दी जाना है, तो हम एक ब्रेक लेंगे। जब वापस आएंगे तो फिर हम खासकर पीपल्स पार्टी और नून लीग से पूछेंगे कि इनका अब आगे क्या लाहे अमल होगा, और कुछ दीगर मामलात हैं उस पर बात होगी हुकूमत से, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है। एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुके हैं, फिर जो जॉइंट सेशन आज जो होना था वो मुलतवी हुआ, वो भी एक काफ़ी अजीमत उठाना पड़ी है हुकूमत को, उस पर बहुत सारा बातें हो रही हैं। अली गौहर साहब, अब आप लोगों का आगे क्या लाहे अमल होगा? और अब आप लोगों से जब सवाल किया जाए तो ये सवाल भी जहन में आता है कि जो भी लाहे अमल होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, या जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नून और शीन दो पार्टी के अंदर धड़े मौजूद हैं, तो ये जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो सबका है? PMLN ओवरऑल यही सोच रही है? देखें, प्रोग्राम का टाइम बड़ा थोड़ा होता है, ऑब्वियसली बातें तो हमारे पास, तो फिर आपके अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का जवाब है दीजिए, और ये है कि बातें करने के लिए होती हैं, करनी भी चाहिए। देखिए, गुजारिश है, ये नून शीन मीम वाले सवाल सब पुराने हो गए। ये तो पिछले 3 साल से अवाम और हम सुन के थक गए। तो कब शीन से नून निकला और कब नून से शीन निकला, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाले नहीं हैं। ये लफ्ज़ मैं फिर दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहराऊंगा, ठीक है, और ये कभी भी नहीं होंगे। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा साहब हों, मरियम साहिबा हों, जितनी भी उनकी फैमिली है और जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी सीनियर लीडरशिप से लेके ग्रास रूट लेवल तक हर वर्कर मियां नवाज शरीफ साहब को दिल के था गहराइयों से अपना कायद तस्लीम करता है। उनके फैसलों के हम पाबंद हैं। बड़ी पार्टी है, जब हम राय देते हैं तो उसमें आपकी राय और हो सकती है, मेरी राय और हो सकती है, लेकिन जब उसका एक लाहे अमल बन जाता है जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से फैसले होते हैं बामी मुशावरत के बाद, फिर उसके बाद हमारा कोई नहीं। किसी एक इशू को हल करने के लिए उसको फिर ये प्रोपोगेट करते हैं कि जी ये बयानियाँ अलग है, मरियम साहिबा का अलग है, शहबाज शरीफ साहब का अलग है। मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने देखा है कि मरियम साहिबा या शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा स्टेप उठाया जो मियां नवाज शरीफ साहब की मतलब है कि वो उनकी मुशावरत के बगैर कोई ऐसा उठाया? तो ये कोई नहीं, कोई उनकी फैमिली में तराड़ी नहीं। राय होती है, पॉलिटिकल पार्टी हम भी देते हैं। लीडरशिप की बात का जब वो राय पूछते हैं तो हम उनकी सोच के बरक्स राय दे रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी बात को बड़े गौर सुनते हैं। मैं दूसरी गुजारिश करूंगा, अभी चीमा साहब मेरे भाई बात कर रहे थे, चीमा साहब फरमा रहे थे, रोशनी डाल रहे थे कि वो NRO के ऊपर कोई मेरी बात कर रहे थे। असल तो जो आपने सवाल किया उसका तो चीमा साहब ने जवाब नहीं दिया। वही पुरानी बातें, भाई बात सुने। इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पर सियासी और मुआशी तौर पर तबाही के मतलब धाने पे नहीं, तबाही के कुएं में गिर चुका है, उसकी सिंगल वजह रीज़न ये है कि ये एक करप्ट और नालायक और सिलेक्टेड लीडरशिप है इनकी। इस वक्त पाकिस्तान में नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए जितने भी करप्शन के स्कैंडल्स आए हैं,
ये जो ऑर्डिनेंस आया जो कि अभी इन्होंने वो मतलब करना था और भाग गए हैं अभी, और ये दोबारा डेट रखेंगे मिन्नतें तरले करने के बाद, उसमें इन्होंने एनआरओ दिया है अपने लोगों को, अपने वसीरों को, अपनी एटीएम मशीनों को। मुझे ये बताएं, आटा और चीनी के अरबों रुपए जिसने अवाम के लूटे हैं जिस पार्टी ने, उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ ये बताएं। नैब ने क्या एक्शन लिया है? चीनी चोरी पे क्या एक्शन लिया है? मुझे ये बताएं कि ये जो इनका बीआरटी पिशावर का स्कैंडल है उस पर नैब ने क्या एक्शन लिया है? जो इनका मतलब मालम जब्बा का स्कैंडल है, बाकी बातें भी छोड़ दें। जो खैरात में पैसा मिला था अफसा साहबा, जो खैरात में पैसा आउट ऑफ बाहर के ममालिक से आया, अरबों रुपए की ग्रांट, इन्हीं की हुकूमत में बैठे हुए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से करप्शन के लिए ऑडिट पैरास बने, अरबों रुपए हड़प कर गए। फिर भी मैं ये सब बातें चीमा साहब की तरफ इनकी अकाउंटेबिलिटी मैं लेके जाती हूँ उनकी तरफ, लेकिन पहले मैं पहले ससी साहिबा की तरफ जाऊंगी। ससी साहिबा, ये यहाँ पे एक तो चीज पूछे ना कि ये एनआरओ क्यों लेकर आए हैं? ये जो अपने आप को एनआरओ दिए है, ये जो बिल्डोज करके ऑर्डिनेंस के जरिए ये पूरे मुल्क का निजाम, मैं एक साथ ही सब बातें लेके जाना चाह रही हूँ, उनको इस बात पे भी जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ससी साहिबा की तरफ पहले सिलेक्टेड की बात यहाँ पे हुई ससी साहिबा, और कुछ दिन पहले का ही मंजरनामा है कि जब पीडीएम के एक प्लेटफॉर्म से आप लोगों के दरमियान मामलात खराब हुए थे तो आप लोगों के ऊपर कभी सिलेक्टेड और हुकूमत की बी टीम होने का भी इल्जाम लगा था। एक छोटा सा किस्सा तो ये हुआ था कि लाहौर में क्रिकेट मैच सियासी जमातों के दरमियान होना था, तो उसमें नून लीग ने कहा कि ये तो वैसे ही हुकूमत की बी टीम है, पीपल्स पार्टी। तो अब क्या इतने पुरएतमाद हैं आप लोग कि आप लोग अगर मुत्तहिद हुए पार्लियामान के अंदर तो उसमें दरारें नहीं आएंगी और कोई इस तरह के मामलात नहीं है? अब सर देखें, अभी चीमा साहब में बड़ी ही एक इल्ज़ामात की बारिश जो की, एक तो मैं उसको बिल्कुल रद्द करती हूँ। कल बुरी शिकस्त खाई है उन्होंने, जो एक सेशन बुलाया उससे भी यू टर्न लेकर वापस उनको लुटना पड़ा, और ख़ुद उनके आदाद शुमार पूरे नहीं है तो फिर ये इल्ज़ामात की बारिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इल्ज़ामात की बारिश जो है अपोजिशन में एक दूसरे पर भी होती है, लेकिन फिर उसमें देखना चाहिए तो शुरुआत कौन करता है। पीडीएम के हवाले से अब प्रोग्राम में टाइम होता तो बहुत सारी चीज़ें बात हो सकती है, लेकिन हम समझते हैं बात वो है तनकीद बराए तनकीद ना हो, उसमें जो है एक अफवाम तफहीम की तो हवाले से अपोजिशन को तो वैसे ही मेरे ख्याल में एक हारमोनी वाली फ़िज़ा चाहिए, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो आपने देखा कि हुकूमत मजबूर होकर अपनी चीज़ों से कैसे पीछा भागते हुए ये यू टर्न लेते हैं। पार्लियामेंट में हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल मजबूत है, और पार्लियामेंट में पीडीएम वाला मामला वो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को शुरू के दिन से हम अपोजिशन लीडर माना है, और सारी अपोजिशन पार्टीज जो है अपनी उस पर खड़ी हैं। अब जो है हुकूमत तो अपने ही उसमें जो है वो घुसी हुई है। हालत ये अब सबसे पहली जो बात है, जो अहम तरीन अपोजिशन के हवाले से अगर आपने सवाल किया है, तो जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं, और यकीनन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की भी ये सोच है, होनी भी चाहिए, कि पार्लियामेंट वो बड़ा जो है एक फोरम है, आईनी और मंच है, जहां की शिकस्त और जहां की जो कामयाबी है वो मैटर भी करती है। रस्तों वाली भी जो है जंग वो भी जरूर पीसफुल हम लड़ते रहे हैं। यहाँ आकर हमने देखना होगा कि हम कितने मुतहद हैं, और हम मुतहद हैं। बाकी रही पीडीएम के हवाले से बात, तो इस वक्त हम हिस्सा नहीं है पीडीएम का। वहां क्या मामला हुए एवरीबडी नोज दैट। अब वो जो गलतियां वो रिपीट अगर होगी तो कमजोरी अपोजिशन की वो फिर मानी जाएगी। इस वक्त जो है मामला जो है वो हुकूमत गलतियों पर गलतियां कर रही है, और अपोजिशन का काम है कि उसकी निशानदेही करे, और उसके लिए पार्लियामेंट के हवाले से मेरे ख्याल में कल जो बात हुई है 30 बिल जो है बगैर वो किसी बात कर वो लेकर सर पर थोपने आ रहे थे, उससे हटना पड़ा है हुकूमत को। ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर और मामला से लेकर दूसरे मामला जो है ये भी एक बहुत बड़ा जहां है। अली गौहर साहब, मुझे आखिर में आप ये बताइएगा कि क्या आप लोग भी इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके राब्ते आपस में रहते हैं, मतलब लेकिन पार्लियामान और सेनेट के हवाले से ऑब्वियसली जब हम सेशंस में होते हैं तो हमारी डिस्कशन होती रहती हैं। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की देखें ना तफाज़ात हैं। ईवीएम पर तो एमक्यूएम ने आपके सामने अभी बता दिया। चीमा साहब आगे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे उनका कमेंट बहुत लाजमी है। जमशेद चीमा साहब, अब ये आपके ऑपोजिशन ने बात कर ली है, आप बताइए, ये लोग बिल्कुल मुत्तहिद है पार्लियामान में आप लोगों के खिलाफ, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? इत्तेहादियों को मना लेंगे? इत्तेहादी तो हमारे साथ ही हैं, उनको मना लेंगे, उनके साथ ही हमारी हुकूमत है। बाकी जो अपोजिशन वाले हैं ये तो मुतफिक हैं, मुतफिक हैं। इनका एक ही एजेंडा है, उसी पे उन्होंने काम करना है, उससे 1 इंच आगे पीछे हटा नहीं सकते आप इनको।
मतलब जो ऑफर कर सकते हैं वो यही है कि पिछला सारा कुछ किया हुआ माफ, आइंदा भी माफ। इससे अलावा कोई आपका लेके ना कोई एजेंडा है ना कोई एनआरओ 3 से 2 साल पहले ही ले लिया है। कुछ तो सच्ची बात भी कर दिया करे, कभी तो कर दिया करे, ब्रेक तो लगाओ यार। अच्छा तो बाकी रही की बात कि इसमें यू कैन से कि ये हमेशा इकट्ठे हैं, ऐसा कोई ना कोई नई बात है ना इसमें खबर है कोई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान साहब इकट्ठे हैं जी, हमें इसमें। और दूसरा वो बात करें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इकट्ठे हैं, इनमें कोई एजेंडे में कोई डिफरेंस नहीं है, ये गुड का खेलते हैं, बाकी कोई चीज नहीं है। चलें फिर तो जहाँ प्रोग्राम जी जी मुकम्मल खबरियत कोई नहीं है, खबरियत चलें जब फिर प्रोग्राम जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म हो रहा है बेनतीजा। तो हमारे नाजरीन आज जो बड़ा अहम मैच चल रहा है वही देखते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जमशेद चीमा साहब, सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, अली गौर बलोच साहब, कंवर नवीद जमील साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल थे। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी, देखते हैं आने वाले दिनों में कि जॉइंट सेशन होता है तो फिर उसके अंदर क्या होता है, हुकूमत के लिए मामला किस तरफ जाते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।